नमस्कार, हमारी खास पेशकश नो पॉलिटिक्स प्लीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए एक ऐसे राजनेता के पास हैं जिनके जीवन पर नजर डालें तो उनके जीवन में रंग भी हैं और जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी हैं। उतार चढ़ाव तो हम सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन एक राजनेता के लिए यह बहुत कठिन होता है, खासतौर से उस राजनेता के लिए जो शुरुआत से ही चमकते सूर्य की तरह उदय होता है। उनकी सरलता की कोई सीमा नहीं है, इतने मिलनसार हैं कि हर किसी के सुख दुख में हर समय खड़े होते हैं। मैं उनके व्यक्तित्व को देखता हूं और ढूंढता हूं कि कोई बिंब मुझे मिले तो हरिवंश राय बच्चन मुझे याद आते हैं। उनकी एक सुंदर सी कविता की पंक्ति याद आती है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यही वजह है कि कई बार, कई जगहों पर, कई मौकों पर, कई मोड़ों पर उन लोगों से जो उनके करीबी रहे, उनके नज़दीकी रहे, मीडिया, राजनीति, उनके विश्वस्त लोग, इन सब से शायद उन्होंने नुकसान उठाया हो, लेकिन अपने पथ पर डगे रहे। अपना वह व्यक्तित्व जिससे वह सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बच्चे हों या बड़े, उन्हें आज भी भैया ही कहते हैं। छात्र राजनीति से लेकर विधायक, मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं हारा। आज हम बातचीत करेंगे रायपुर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से। बहुत स्वागत है सर। व्यवसायिक पृष्ठभूमि थी घर परिवार की, उस परिवार में दाल मिल, तमाम चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई थी। अचानक एक उसी परिवार का एक बच्चा जो इस मुकाम तक पहुंचा, थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे जो पिताजी हैं, आज जिनकी उम्र 93 साल है, वो समाज सेवा के काम से शुरुआत से जुड़े रहे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, और जब विनोबा भावे जी रायपुर आते थे तो उनके भोजन की व्यवस्था पूरे लोगों की, इस काम को वो लगातार करते थे। उसके बाद में मेरे से बड़े भाई जो हैं गोपाल कृष्ण, वो संघ के बचपन से स्वयंसेवक रहे, और उसके कारण एक मन में सेवा की भावना, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ना। और ये एक, क्योंकि उस ज़माने में सुविधाएं बहुत कम होती थी, कांग्रेस का राज होता था, और जब स्कूल में हम गए तो स्कूल में पहली बार एक शिक्षक ने कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा उसको फेल कर देंगे, और मजबूर किया कि आपको ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे। तो पहली बार स्कूल में हमने आंदोलन किया, और उस आंदोलन ने जो लोगों का साथ मिला और उसके कारण उन शिक्षक पर कार्रवाई हुई, उसके बाद से ऐसा लगा कि कुछ हमको समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर कॉलेज में पहुँचे। कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के साथ में जुड़ गए। विद्यार्थी परिषद ने देखकर फिर कॉलेज की राजनीति में हम आ गए। कॉलेज की राजनीति में आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा, तो उस समय गोविंद सारंग यहाँ पर संगठन मंत्री हुआ करते थे, और कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगभग सर्वे सर्वा थे। और उनका जीवन देखकर, उनका त्याग देखकर, क्योंकि मेरे से बड़े भाई संघ से जुड़े थे और पहले किरोड़ीमल धर्मशाला में कार्यालय होता था, तो हमारा घर और ये नज़दीक थे। तो कुशाभाऊ ठाकरे के लिए टिफ़िन लेकर जाना, ये रोज़, और वहाँ पर जब लोगों की बात सुनते थे, देखते थे, तो मन में ऐसा लगा कि हमको लोगों के सेवा कैसे कर सकते हैं, दुख दर्द कैसे दूर कर सकते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। और इसको लेकर फिर कुशाभाऊ ठाकरे जी ने छत्तीसगढ़ में एक जन विकास परिषद बनी थी, जो जनसंघ बीजेपी से अलग होकर कुछ लोगों ने बनाई थी। तब उस समय उन्होंने कहा कि अब बृजमोहन बहुत हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। तो राजमाता सिंधिया रायपुर आई थी, और राजमाता सिंधिया जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और उसके बाद में फिर रायपुर में एक बड़ा युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, और उसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए जिम्मेदारी मिली, और वो अधिवेशन सफल हुआ। उसके बाद से जो पार्टी में स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान मिलना शुरू हुआ, और स्थान मिलते मिलते आज यहाँ पर पहुँचे।
गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद दुर्गा कॉलेज, ये तमाम जगहों का सफ़र तय किया। एक छात्र नेता के रूप में कहा जाता था, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था किसी ज़माने में, अर्जुन सिंह जब आएंगे तो मैं कालिक फेंकूंगा उनके ऊपर। और शायद वो कालिक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बृजमोहन अग्रवाल के राजनीतिक करियर को लेकर। क्या था वो वाक्य? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चे में उस समय हम लोग आ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके थे, और युवा मोर्चे ने तय किया कि अर्जुन सिंह जी आएंगे तो जो छत्तीसगढ़ के साथ में अन्याय हो रहा है, रायपुर का विकास नहीं हो रहा है, युवाओं के साथ में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर हमको आंदोलन करना चाहिए। और जब हम लगभग 100 की संख्या होगी, मालवीय रोड पर हम लोग काले झंडे दिखाने का हमने निर्णय लिया। और काले झंडे दिखाने के लिए जब मालवीय रोड पर सब खड़े थे तो उस समय बाकी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कर पुलिस ले गई। हम उनमें से अलग हटकर वहाँ पर एक किराना दुकान की सीढ़ी पर बैठ गए, और जब अर्जुन सिंह जी खुली जीप में पहुँचे तो जेब से झंडा निकालकर और फेंका उनकी तरफ, उनके चेहरे पर जाकर लगा। और उसके बाद तो फिर चाहे पुलिस हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उन्होंने जो हमारे साथ किया वो एक अलग कहानी। किताब, बहुत शौकीन है किताब पढ़ने के आप, क्या समय मिल पाता है किताब पढ़ने का? देखिए, मुझे पढ़ने का शौक है। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, कुछ देश के बारे में, समाज के बारे में कुछ स्टोरीज़ हैं, कोई भी किताब में मिले। मैं इंडिया टुडे, माया, इस प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं जिसमें देश की राजनीति के बारे में, देश की परिस्थितियों के बारे में, और शुरू से शौक रहा कि जहाँ कहीं कोई विरोध के स्वर या ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना प्रारंभ किया। तो जो देश में और मध्य प्रदेश में जो विरोधी सरकार थी उसके खिलाफ संघर्ष करने की, लड़ने की भावना और बलवती हुई। शीर्ष पद के दावेदार शुरू से बृजमोहन जी रहे हैं। राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चुनौती है, क्योंकि नो पॉलिटिक्स प्लीज है तो बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में आपसे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन चुनौतियां बहुत रहीं जीवन में। जब आप मंत्री थे, शिवराज सिंह जी, प्रहलाद पटेल, रमन सिंह, ये उस समय विधायक हुआ करते थे। वो शीर्ष पर बृजमोहन अग्रवाल नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचता था। क्या कोई टीस है मन में कि? देखिए, कोई टीस नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हम राजनीतिक रूप से जिनको राजनीतिक गुरु कह सकते हैं वो होते थे सुंदरलाल पटवा। उनका कहना था कि कभी किसी चीज़ से निराशा नहीं होनी चाहिए, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, जो तुमको मिलना है वो तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, और तुम्हें जो नहीं मिलना है वो तुम्हें कोई दे नहीं पाएगा। इसलिए काम करना कभी मत छोड़ो। जो मैदान छोड़ देगा वो बाहर हो जाएगा, और जो खेलता रहेगा वो शीर्ष पर पहुंचेगा। संतोष है मन में जहां तक पहुंचे? निश्चित रूप से कि आज रायपुर की जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि 7 बार से वो यहाँ से चुनाव जिता रही है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 3 बार मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, 7 बार जनता ने विधायक बनाया। कार्यकर्ताओं का और जनता का जो प्रेम है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बृजमोहन जी का शौक और हॉबी क्या क्या है? मेरा शौक है घूमना। सबसे ज़्यादा शौक तो मुझे है कि जंगलों को घूमना, पहाड़ों पर जाना, यहाँ पर डैम्स हैं वहाँ जाना। मैं जब दौरे पर जाता हूँ तो मैं ये खोजता हूँ कि जंगल का कोई रेस्ट हाउस हो। तो अगर कोई मुझे जंगल का रेस्ट हाउस मिल जाए तो वहाँ मैं ज़्यादा रुकना पसंद करता हूँ। अब तो मैंने कम कर दिया मुझे शौक कि पहले तो मैं जिस रेस्ट हाउस में जाता था, जहाँ पर भी दौरे पर जाता था, तो सुबह नाश्ते में भजिया पकोड़ा, दोपहर में खाने के साथ भजिया पकोड़ा, शाम को नाश्ते में भजिया पकोड़ा, ये लगातार इसका शौक था। क्योंकि हमने बहुत स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत दौरे किए। उस ज़माने में छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, रविशंकर यूनिवर्सिटी, तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में दौरे करते थे। फिर युवा मोर्चे में आए। युवा मोर्चे में जब बंजर धरती में हमको खेती करना था, तो उस समय तो ऐसा होता था कि अगर काला झंडा फहराना है, कोई पुतला जलाना है, तो कई बार तो 5 लोग मिलकर इस काम को करते थे।
तो ऐसे समय पर ढाबों में भी बहुत खाना खाया है। तो मुझे घूमने का शौक़, और मुझे अगर कोई अच्छी चीज़ पढ़ने मिल जाए तो उसको पढ़ना, ये मेरे शौक़ हैं। फिल्में कब से नहीं देखी बृजमोहन अग्रवाल ने? फिल्में बहुत कम देखने का अवसर मिला है। मैं देखता हूँ, पर हम फिल्म देखने कम जाते हैं। दोस्तों के साथ में 2-3 घंटा बिताने के लिए, परिवार के साथ में 2-3 घंटा बिताने के लिए ज़्यादा। सर, बहुत लंबा करियर रहा है और ये कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल कहीं खड़े ना खड़े हों, लेकिन किसी के सुख दुख में ज़रूर खड़े होते हैं। ये कोई आसान नहीं होता। जब घर से निकलते हैं तो एक साथ 25 कार्ड, 30 कार्ड, लेकिन ये कहा जाता है कि शादी हो गई रात में 3 बजे भी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल आएंगे मतलब आएंगे। पहले तो शायद और ज़्यादा समय हो जाता था, 3 बजे, 4 बजे, अब शायद कुछ कम किया आपने समय। ये लोगों से जुड़ाव कितना ज़रूरी मानते हैं आज की राजनीति में, जो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है? देखिए, व्यक्ति पद प्रतिष्ठा और उसके अभिमान में गुम हो जाता है। जो संबंध हैं वो जीवन भर के होते हैं, और इसलिए राजनीति में मैंने पद प्रतिष्ठा को बड़ा नहीं माना, मैंने संबंधों को बड़ा माना। और इसलिए आज भी ये परिस्थिति है कि मेरे स्कूल के ज़माने के दोस्त, कॉलेज के ज़माने के दोस्त, जिन लोगों से संबंध हैं वो, और अगर किसी ने प्रेम से इनवाइट किया है, याद किया है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी कार्यकर्ता, किसी आम परिवार में अगर उसके सुख दुख में पहुंच जाएं तो शायद उनके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैंने इस बात की कोशिश की है कि जो भी लोग आमंत्रित करते हैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँ। और नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं फ़ोन करता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो बोलते हैं नहीं भैया अभी कोई नहीं है, आप मत आइए। तो फिर उनको फ़ोन पर ही बधाई देकर, या कोई दुख का कार्यक्रम है तो दुख व्यक्त कर कर फिर मैं वापस आ जाता हूँ। शनिवार को माता के दर्शन और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना बृजमोहन अग्रवाल कभी नहीं छोड़ते। मैंने तो ये भी सुना है कि विदेश भी अगर यात्राओं में रहते हैं, 40-50 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है, तो ये दो चीज़ें कभी जीवन में नहीं छूटती। एक अटूट आस्था है ईश्वर के प्रति कि आज जहाँ है उन्हीं के कारण। हमें कहीं न कहीं कोई सपोर्ट चाहिए, ताकत चाहिए, और हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में विश्वसनीयता की बहुत बड़ी कमी आ गई है। तो ऐसे समय पर संबल और ताकत किसी से मिलती है तो भगवान से मिलती है। ऐसा लगता है कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो भगवान तो साथ देंगे। और इसलिए हमारे परिवार में भी हम हनुमान जी को, बालाजी को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो इसलिए परिवार से ही ये संस्कार मिले हैं कि मंदिर जाना चाहिए। लगभग हमारे परिवार का हर सदस्य मंगलवार को मंदिर जाता है। और जो संस्कार हम तो कभी जब स्कूल के ज़माने, फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश में रहते हुए कभी दतिया जाना, कभी और किसी मंदिर जाना, तो फिर ये तय किया कि जब बहुत व्यस्तता बढ़ने लगी तो कि शनिवार को भी मंदिर जाएं। तो उसके साथ में परिवार के लोग भी साथ में मंदिर इस बहाने चले जाते हैं, और किसी मित्र दोस्त के यहाँ भी जाना हो तो मंगलवार शनिवार के दिन इस बहाने चले जाते हैं, नहीं तो बहुत समय निकालना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि बृजमोहन जी जब भी बैठे हों या किसी कार्यक्रम में, मुंह में पान जरूर होता है, और पान भी और जो आता है राठौर चौक कस्तूर पान के यहाँ से आता है। अब तो शायद थोड़ा कम मुझे दिख रहा है, लेकिन हम बाइट्स भी लेने भी जब भी आते, जब बातचीत भी करते थे, तो पहले बृजमोहन जी वो पान मुंह से हटाते थे, उसके बाद बातचीत करते थे। ये पान से प्यार कब से शुरू हुआ? देखिए, जब हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया तो संघर्ष करते समय स्टूडेंट लीडरशिप में बाकी समय कोई लोगों की दूसरी आदतें होती थी, परंतु हमने कभी उसको अपनी आदत नहीं बनाया। परंतु कभी रात रात भर जग रहे हैं, रात रात भर जग कर दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे समय लगता था कि कुछ जगने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो फिर पान खाना शुरू किया, और फिर वो पान की एक आदत लग गई कि जब भी थोड़ी सी सुस्ती लगे, सब भी थकावट लगे, और फिर अपने को फिर से ऐसा लगता है कि ऊर्जा मिल जाए, तो ऐसा लगा कि पान से थोड़ी थकावट, सुस्ती दूर होती है, फिर से फ्रेशनेस लगती है। तो लगभग मैं सोचता हूँ कि पिछले 30 सालों से ये एक आदत बनी,
और अब तो क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो फूले हुए मुंह में फोटो आए या टीवी में टोक दिखूं देते हैं हम। तो अब उनके कारण पान में, और धीरे धीरे मैंने सुना है बिटिया को बहुत बहुत जवाब ज्यादा देना पड़ता पान है। खाने के कारण अब दांत भी जवाब दे रहे हैं, इसलिए भी पान खाना कुछ कम किया है बिटिया और बहुत बंद टोकती नहीं है, सुना किया। मैंने हाँ, पान के लिए। बिटिया तो प्यारी होती ही है, सबसे ज्यादा प्रेम उससे होता है और उसकी बहुत सी बातें मानने के लिए आप नहीं चाहते हुए भी मजबूर होना पड़ता है। रिजवान जी, पूरा परिवार गौ सेवक रहा है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ से परिवार मौलश्री में शिफ्ट हो गया, लेकिन पिता आज भी आकर राम मंदिर में गायों को चारा खिलाते हैं। ये गौ सेवा के प्रति प्रेम कब से है? मुझे ऐसा याद आता है कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हमारे परिवार के जितने बड़े लोग हैं, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, ये सब रोज़ सुबह 5 बजे उठकर गौशाला जाते थे। और उस समय मोटे बोरिंग के पानी में नहाना है तो हम लोग भी उनके साथ में गौशाला जाते थे। तो एक जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मान्यता है कि गौ माता की सेवा करना, ये पूरी सृष्टि की सेवा करना है, ये 34 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करना है। और वो जो गौ सेवा का संस्कार, और अब तो साइंटिफिक रूप से भी कि गाय के पीठ में अगर हम अपना हाथ लगाते हैं, सहलाते हैं, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो गौ माता की सेवा हमको संस्कारों में मिली है, और संस्कारों के कारण हमारे घर में पिछले, मुझे याद नहीं है कि पिछले 60 सालों से कभी भैंस का दूध आया हो। तो हमारे घर में हमेशा, हमारे जो पुराना घर रामसागर पारा घर है, जो पुश्तैनी मकान है, उसमें भी हमेशा गाय रही। मैं यहाँ सरकारी बंगले में भी आया तो यहाँ भी गाय रही। अब मौलश्री बिहार में नया घर बनाया है तो वहाँ पर भी गाय है। तो गाय के दूध स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और गौ सेवा के प्रति प्रेरणा देने के लिए भी अच्छा है। तो जो बाबूजी, ताऊजी, हमारे परिवार के जो संस्कार हैं, उसके कारण गौ सेवा, हम ये मानते हैं कि गौ सेवा जो है वो हमको ताकत देती है, शक्ति देती है। रिजवान जी, अपने परिवार के बारे में बताएंगे। आपके परिवार में बच्चे क्या करते हैं, पत्नी? देखिए, हमारा परिवार तो अगर कहेंगे तो बहुत संयुक्त परिवार में हम रहे हैं। हमारे पिताजी लोग 5 भाई थे। उन 5 भाइयों के 12 हम लोग भाई हैं, और लंबे समय तक हम लोग सब साथ में रहे और साथ में रहकर संयुक्त परिवार के रूप में। तो संयुक्त परिवार में दुख दर्द आपस में बांट लेना, एक दूसरे से झगड़ा भी करना, फिर मिल जाना, साथ में बैठ के भोजन करना, तो जो एक सामूहिकता की भावना है वो हमेशा मिली है। मेरे अगर आज बाबूजी 93 साल के हैं, आज भी उनका आशीर्वाद और उनका रहना हम सबके लिए सबसे बड़ा संबल है। माताजी 87 साल की हैं, उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता है, उससे भी संबल मिलती है, ताकत मिलती है। भाई हैं, अगर कभी हम तकलीफ में हों, कभी खुशी में हों, तो सब मिलकर उसको सहन करते हैं। पत्नी है, बड़ा बेटा है, फिर बेटी है, फिर छोटा बेटा है, और प्रभु की कृपा है कि बच्चे संस्कारी हैं और कभी बच्चों के नाम से अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कोई शिकायत सुनने नहीं मिली। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैं तो पिछले 40 सालों में ही सार्वजनिक जीवन में हूँ। जो उनकी मम्मी हमारी धर्मपत्नी हैं, वो हमेशा नियंत्रित रखती हैं, और नियंत्रित रखकर उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन, खान पान, सब चीज़ों को सात्विक बना रहे, ये सबसे बड़ा काम वो करती हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहा जाता है ब्रिजमन जी कि राजनेता बहुत समय नहीं दे पाते अपने परिवार को, लेकिन आपके बारे में एक बात बहुत साफ है कि सुबह पत्नी के साथ टहलना, मंदिर साथ में लेकर जाना, ये एक जुड़ाव जो है ये बाकी नेताओं से बहुत अलग करता है बृजमोहन अग्रवाल को। कहा जाता है कि साथ में आपको देखना है कभी तो शनिवार और मंगलवार को मंदिर में साथ में देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संबल होता है। सुना है मैंने कि इस बाउंड्री के अंदर जो घर है उसमें राज उन्हीं का चलता है, शासन उन्हीं का चलता है। अगर परिवार में सुकून होगा, शांति होगी, अच्छे व्यवहार होगा, तो आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो परिवार सबसे बड़ी ताकत होती है। तो परिवार का संबल, परिवार का प्रेम, परिवार की छूट,
और परिवार की डांट, ये भी इतने लंबे समय तक राजनीति में काम करने के लिए ताकत देती। मैडम परेशान नहीं होती बृजमोहन जी? मैं तो पहले भी आता रहा हूँ, सभी लोग ने देखा है 4-4 बजे तक ये दरबार सजा रहता था। कभी दिक्कत उनको नहीं हुई या उन्होंने कहा नहीं ये थोड़ा सा समय कम होना चाहिए, क्या है रात वो रात तो में? रोज अभी भी बोलती हैं, अभी फोन आ गया कि 10 बज गया, आप भोजन करने आ जाइए। तो ये, परंतु क्योंकि मेरे साथ में बहुत बार राजनीतिक कार्यक्रमों में वो भी जाती हैं, तो उनको मालूम है कि अब पहले मैं शादियों में जाता था तो आज 20 शादी है, आज 15 शादी है, नहीं आप जल्दी आ जाना। परंतु जब मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, भैया आप उस दिन शादी में नहीं आए, हम आपका इंतज़ार करते रहे। तो उस दिन के बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, लोग बहुत इंतज़ार करते हैं, आपको जाना चाहिए। तो धीरे धीरे कर जो हमारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं वो भी वो समझने लगी, बच्चे भी समझने लगे। तो उसके कारण मुझे लगता है कि हम सार्वजनिक जीवन में काम करने में किसी प्रकार की, अब ये तो जो परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में जो प्रेम भरी झिकझिक होती है वो तो स्वाभाविक है, वो हमारे बीच में भी होती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं, लेकिन बृजमोहन जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, ये भी बात सामने आती है। और निश्चित तौर पर एक नया घर भी आपने बनाया, जितना आप अलाउ करें उसके बारे में बताना, बिल्कुल उनके हिसाब से ही सब कुछ बनाया ताकि वो हर हिसाब से जो तय करके रखें उस हिसाब से वो नया घर भी चल सके, क्योंकि लंबा समय, लगभग 19 साल नहीं, का अब समय उनको क्योंकि इस सरकारी बंगले में रहते हुए 18 साल से ज़्यादा हो गए और उनको कुछ आँख की तकलीफ है, और उसके कारण ही ये घर मैंने 15 साल के मंत्री पद के बाद भी रखा कि जिससे उनको परेशानी नहीं हो। और ये कोशिश की है कि जो नया घर हम अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद नया घर बन रहा है, तो उस घर में भी उनको तकलीफ नहीं हो इस बात की चिंता की है। और उनकी सुविधा के अनुसार कि वैसे ही पोर्च हो, वैसे ही तुलसी जी का पौधा हो, वैसे ही लॉन हो, जिससे वो अपनी जो गतिविधियां हैं, उनको सुबह योगा करना है, प्राणायाम करना है, तुलसी जी में पानी चढ़ाना है, वैसे ही पीछे गौशाला हो, गाय को रोटी खिलाना है, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको बनाया है। सुबह आज भी साथ में ही टहलते नजर आते हैं आप लोग? नहीं, हम जब भी समय मिलता है, रात को 12 बजे भी मैं टहलता हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर टहलते हैं। बृजमोहन जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में थोड़े दिन बाद कोई नेता सर हो जाता है, कोई अंकल हो जाता है, कोई अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में केवल 2 नाम हैं, विद्याचरण शुक्ल और बृजमोहन अग्रवाल, जो कल भी भैया के नाम से जाने जाते थे, आज भी भैया के नाम से ही जाने जाते हैं। भैया का शब्द बहुत अपनापन जैसा लगता है, या ये लगता है कि आज भी हम युवा हैं? देखिए, भैया शब्द एक अपनेपन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अगर मुझे 15 साल का नौजवान भी मिलता है तो मेरा व्यवहार उसके साथ वैसे ही रहता है। अगर 30 साल का नौजवान मिलता है तो उसके साथ भी व्यवहार वैसे ही रहता है, और अगर 50 साल का प्रौढ़ मिलता है तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार होता है। अगर 70 साल का कोई बुजुर्ग मिलता है तो उसके साथ भी व्यवहार वही होता है। और इसलिए मुझे सर सुनना या अंकल सुनना भी, उसकी बजाय भैया शब्द जो है उसमें कहीं न कहीं प्रेम और आत्मीयता झलकती है, और वो मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। क्योंकि लोग कई बार ये तय नहीं कर पाते कि हम अंकल बोलें या हम ताऊ बोलें या हम दादा बोलें, तो भैया शब्द एक ऐसा है जो हर उम्र के लिए मुफीद होता है, और इसलिए लोग भैया कहते हैं और मुझे भी वो अच्छा लगता है। बृजमोहन जी की बिटिया डॉक्टर है, क्या फॉलो वही कराती हैं डाइट प्लान, सब तमाम तरह की चीज़ें? क्योंकि शुगर के भी काफ़ी बड़ा शुगर आपका रहता है हर समय। कोविड काल में भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ साथ दिया, आपने हॉस्पिटल भी बनवाया, वहाँ पर लोगों को भी आपने रखा। ये ज़रूरी मानते हैं एक राजनेता के लिए समाज सेवा भी लगातार होनी चाहिए? लोग अगर आपके ऊपर में विश्वास करते हैं और अगर समाज कठिन परिस्थितियों में है, अगर ऐसे समय जिनको लोग अपना लीडर मानते हैं वो अगर मैदान में नहीं आएंगे तो बाकी समाज भी मैदान में नहीं आएगा। और इसलिए दूसरा कोरोना का काल जो बहुत भयावह था, मैं तो उसको प्रलय की संज्ञा देता हूँ। जब 25 साल, 30 साल, 22 साल के नौजवान भी इस दुनिया में नहीं रहे, और ऐसे समय पर जब कोई तैयार नहीं था
तब हम लोगों ने तय किया, समाज के लोगों को साथ लिया, अपने परिवार के लोगों को साथ लिया, बिटिया डॉक्टर थी उसको साथ लिया, बेटे का कॉलेज था उसको कहा तो उसने कहा कि 2 साल से कॉलेज बंद पड़ा है, अबेंडन हो गया है। मैंने कहा 7 दिन में तैयार करो। तो मुझे लगता है कि समाज में अगर समाज ने आपको कुछ दिया है तो हमको कुछ, समाज का जो हमारे ऊपर में ऋण है हम चुका तो नहीं सकते, परंतु अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं तो वो हमको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो कोई हमने किसी के ऊपर में कोई कृपा नहीं की, हमने जो समाज ने हमको जिम्मेदारी दी है उसको ही निभाया है और उसमें समाज के सभी वर्गों ने सहयोग किया। बृजमोहन जी को कभी थकते हुए मैं नहीं देखा, चाहे सुबह आपसे 12 बजे आपसे मुलाकात हो, रात में 3 बजे हो। कभी जीवन में ऐसा कोई क्षण आया जब बृजमोहन अग्रवाल वाकई में थके हों या मायूस हुए हों? जो थकान है वो शरीर से होती है, थकान कभी मन से नहीं होती। शरीर से आप जरूर थकते हैं, परंतु अगर आपका मन प्रफुल्लित है तो आप फिर काम कर सकते हैं। बहुत बार जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो तब की बात अलग है, परंतु अगर आप में काम करने की जिजीविषा हो तो फिर आपकी थकावट जो है वो भी आपको काम से नहीं रोकेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बृजमोहन अग्रवाल जी को। छत्तीसगढ़ की राजनीति में केवल 2 ही भैया थे, एक भैया विद्याचरण शुक्ल जी थे और एक भैया हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। निश्चित तौर पर आपने सुना, भगवान के प्रति भी वही आस्था है, परिवार के लिए भी उतना ही समय देते हैं और लोगों के बीच आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना जब पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था तब भी थे। तो नो पॉलिटिक्स प्लीज में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी राजनेता से आपके लिए मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।